तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं यानी कि क्रिकेट देखना खेलना पसंद करते हैं तो आप क्रिकेट से जुड़ी हुई हर खबर पा सकते हैं सी स्पोर्ट्स चैनल पर। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप इस चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक लेटेस्ट यानी कि ताज़ी क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें पा सकते हैं। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल में समाधान यात्रा के तहत दौरे पर थे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परसों किशनगंज में थे और कल कटिहार में थे। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने समाधान यात्रा के 19वें दिन कटिहार में थे। उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और इन इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान समाधान यात्रा से लौटते वक्त लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कटिहार कोरा मुख्य मार्ग के दिगरी चौक पर समाधान यात्रा के दौरान लगाए गए पोस्टर को फाड़ डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कटिहार समाहरणालय के पास माले विधायक के गाड़ी को रोक दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का लोगों ने जम करके विरोध किया। इस भीड़ में युवक भी शामिल थे। यह युवकों का कहना था कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिलेगी तब पढ़ने से क्या फायदा। जब पढ़ लिख कर के लोग चाय और सब्जी बेच रहा है और कोई खेती कर रहा है, किसी को भी नौकरी नसीब नहीं हो पा रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही समाधान निकाल रहे हैं? वे किस बात का समाधान कर रहे हैं? इसी बात का लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर के लगे बैनर पोस्टर को आक्रोशित लोगों ने आग के हवाले कर दिया और मुख्य सड़क पर आगजनी करके जम करके विरोध प्रदर्शन किया। समाधान यात्रा के खिलाफ युवाओं ने जम करके नारेबाजी भी की। आगजनी कर रहे युवाओं का कहना था कि जब मुख्यमंत्री लोगों को मिल नहीं रहे हैं तो फिर किस बात के समाधान कर रहे हैं? पब्लिक से मिलेंगे तभी तो समस्या का समाधान निकालेंगे, बिना मिले किस बात का समाधान कर रहे हैं? ये समझ से परे है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जो घूसखोर है उसी से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से बिना मिले ही लौट रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसी फरवरी महीने में भारत लौटने वाले हैं। जहां इसकी जानकारी आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद अशरफ फातमी ने ट्वीट करते हुए दी है। जहां अली अशरफ फातमी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में करीब 3 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी और फिर राज्यसभा सांसद बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी साथ में मौजूद रही। इसी दौरान उन्होंने लिखा है कि खबर है कि 10 फरवरी को लालू प्रसाद यादव दिल्ली लौट जाएंगे। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव के साथ फोटो डाला है। इस फोटो में लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी छोटी बेटी भी दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही करीब 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। जहां इस चरण में शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए एक आयोग का चयन किया जाएगा। अभी तक जो नियुक्तियां हुई है वो नियोजन इकाई करती रही है। जब पहली बार 38 जिलों में इतनी ही नियोजन इकाई गठन की जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जल्द ही 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी होने वाले हैं। जहां बिहार में शिक्षकों के नियोजन के लिए बनाई जा रही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बड़ा परिवर्तन किया गया है। जहां 7वें चरण शिक्षकों के चयन की अनुशंसा एक प्राधिकृत आयोग के जरिए कराई जाएगी। अभी तक चयन की अनुशंसा नियोजन इकाइयां अलग अलग करती थी। जहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीने भर के अंदर में नियोजन नियमावली सबके बीच आ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले रोगियों के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 प्रकार की दवाइयां फ्री में मिलेगी। शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इन दवाओं की सूची वाली एक पुस्तक का विमोचन किया है। आपको बता दूं कि पहले बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राज्य सरकार की ओर से 387 प्रकार की दवाइयां फ्री में मिला करती थी।
जहां स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल के साथ साथ सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निर्धारित आवश्यक दवाओं की सूची में अब संशोधन करके इसे 387 से 611 प्रकार की दवाइयां कर दी है। यह सूची में यानी कि लिस्ट में जोड़ी गई नई आवश्यक दवाओं का उपयोग कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्ट्रोक, गुर्दे के मुद्दों और मातृ स्वास्थ्य के लिए उपचार में किया जाएगा। स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि सॉफ्टवेयर में इन दवाओं के नाम जोड़े गए हैं जहां से सरकारी अस्पताल दवाओं की मांग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दवाओं के लिए एक निविदा जारी करेगा। उन्होंने कहा है कि नई दवाओं को अगले 3 महीने में राज्य के यानी कि बिहार के सभी अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि दवाओं की सूची में नई जीवन रक्षक दवाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा एक टेक्निकल कोर कमेटी बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस पर श्री विवाद के बाद अब समाजवादी पार्टी पिछड़ी जाति के नेताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी की महिला नेता और ब्राह्मण नेता भी शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सिर्फ इन मुद्दों से जुड़ी हुई बोर्ड ही नजर आ रहे हैं। जब कोई लिखता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो कोई ब्राह्मण होने पर गर्व होने की बात करता है। जब महिला नेता भी रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठा रही है जो ब्राह्मण है। जहाँ समाजवादी पार्टी के महिला सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी चौधरी ने भी सभा कार्यकर्ता के सामने होर्डिंग लगवाया है जिस पर अछूत लिखा है। शिल्पी चौधरी ने इस होर्डिंग को लेकर के कहा है कि इस समय जाति व्यवस्था पर बात हो रही है। मैं एक महिला भी हूं और शूद्र भी हूं। उन्होंने कहा है कि अब मुझे पता लगा है कि मैं तो शूद्र भी नहीं हूं, मैं तो अछूत हूं। जो शूद्र से भी नीचे के पायदान के लोग हैं वे अछूत हैं। जब लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो फिर क्या मैं गर्व से कहूं कि मैं अछूत हूं? क्या इस पर गर्व कर सकती हूं? उन्होंने कहा है कि छूत और अछूत भी इसी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि आखिर ये भेदभाव क्यों है, ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तो बिहार न्यूज़ है, बिहार न्यूज़ में आप उत्तर प्रदेश की न्यूज़ क्यों सुना रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि ये न्यूज़ तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जो न्यूज़ में जो बात कही गई है, जो मुद्दा है, वो पूरे देश के लिए है। जब पूरे देश में इस वक्त रामचरितमानस को लेकर के बवाल मचा हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद अब ये मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश में अभी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से इस खबर को बिहार न्यूज़ में जोड़ा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक लाल आज फिर शहीद हो गए हैं। जब बिहार के मुंगेर जिला के निवासी और सेना के जवान राहुल कुमार उत्तराखंड में दुश्मनों से लड़ते लड़ते बर्फ के भूस्खलन में शहीद हो गए। जब वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही जवान के घर में कोहराम मच गया। जब राहुल के पार्थिव शरीर सोमवार को रामपुर अपना पैतृक गांव आने की कही जा रही है। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले के रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय जीवन सिंह के पुत्र देश के लाल 34 वर्षीय राहुल कुमार उत्तराखंड में दुश्मनों से लड़ते हुए बर्फ के भूस्खलन में शहीद हो गया। जहां शहीद जवान की शादी साल 2018 में बांका जिला के शंभूगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चट्टमाडी में हुई थी। शहीद राहुल अपने पीछे 3 वर्षीय पुत्र और पत्नी से भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जब राहुल के शहीद होने की खबर से घर में कोहराम मच गया है। जब वही मोहल्ले में यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में शौक का माहौल हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब लोग दोस्त के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, लेकिन बिहार के गया जिला के पार्षद ने इस कहावत को भी झुठला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच दोस्ती की खूबसूरत मिसाल पेश की है। जी हाँ, एक और जहां राजनेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वहीं गया नगर निगम वार्ड संख्या 26 से निर्विरोध पार्षद बने अबरार अहमद उर्फ भोला मियां ने अपने हिंदू दोस्त के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने खास दोस्त मोहन श्रीवास्तव को अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी मेयर अबरार अहमद ने इस्तीफा देकर के मिसाल पेश की है। जहां इस्तीफा देने को लेकर के अबरार अहमद ने कहा है कि पत्नी तबस्सुम परवीन भी वार्ड 25 से निर्विरोध पार्षद बनी है। जब पत्नी को नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। जनता ने हमें निर्विरोध चुना था, लेकिन पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव वार्ड संख्या 11 से पार्षद पद का चुनाव हार गए। जब उनके नगर निगम में प्रवेश को लेकर के हमने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। हमने अपना इस्तीफा
राज्य निर्वाचन आयोग जिलाधिकारी के साथ अन्य समक्ष पदाधिकारी को भेज दिया है। आपको बता दूं कि गया नगर निगम में मोहन श्रीवास्तव डिप्टी मेयर थे। इस चुनाव में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित हो गया तो फिर वह चुनाव नहीं लड़ पाए। जहां उन्होंने वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद का चुनाव लड़ा, लेकिन मोहन श्रीवास्तव चुनाव हार गए। जब पिछले कार्यकाल में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव का काम शहर में काफी सराहनीय रहा था, जहां उनके हार जाने से सभी लोग उदास थे। दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति की बात नीतीश कुमार के बिना अधूरी है? क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता का वह केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सियासी दल चक्कर लगाते रहे हैं, फिर चाहे वह बीजेपी रही हो या फिर अब पूरा महागठबंधन? या नीतीश कुमार के सहयोगी बदलते रहे लेकिन नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर ही रहे? या फिलहाल सीएम नीतीश कुमार 1 महीने से अधिक समय से समाधान यात्रा पर हैं, या लोगों की नब्ज को भांप रहे हैं, प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और फिर अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जिसके बाद वे सीधे 25 फरवरी से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण बजट सत्र पर में पहुंचेंगे, जो महागठबंधन सरकार का पहला बजट होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में 2005 से लगभग 18 सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विधानसभा में संख्या बल के साथ या फिर उनके बिना बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बहुत मजबूत है। या शायद यही वजह है कि 2 बड़े दल आरजेडी और फिर बीजेपी उनके बिना चुनाव में जाने से हिचकती है। अब इसे चाहे आत्मविश्वास की कमी का है या फिर विश्वसनीय विकल्प। अब बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों जरूरी है बिहार की राजनीति में। तो सामाजिक विश्लेषक प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के मुताबिक नीतीश कुमार पर लगातार हो रहे सियासी हमलों से संकेत मिलता है कि वे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि भाजपा और राजद दोनों जानते हैं कि उनके बिना राज्य की त्रिकोणीय राजनीति से पार पाना मुश्किल हो सकता है, जो किसी भी 2 पक्षों को एक साथ आने के लिए तीसरे पर हावी होने का लाइसेंस देता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक प्रभाव को खो दिया हो, लेकिन उनके पास अभी भी फेस वैल्यू है, जो 2 बड़ी पार्टी राजद और फिर बीजेपी के पास विकल्प के रूप में नहीं है। जहां बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से मिलता जुलता एक विश्वसनीय चेहरा पेश करने के लिए संघर्ष कर रही है और नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भारी है, वहीं जमीन पर समर्थन होने के बावजूद भी आरजेडी अतीत के बोझ से दबी हुई है। राजद नीतीश कुमार की छवि और फिर अपनी खुद की संख्यात्मक ताकत का उपयोग सुचारू सत्ता परिवर्तन के लिए करना चाहता है और उन्हें जाने नहीं देना चाहता है, जो कि भाजपा चाहती है और फिर अपने हालिया आश्वासन के बावजूद भी हमेशा खुश रहेगी, जिसको लेकर के बिहार के महागठबंधन सरकार इसे सीधे बिहार के लिए नकारात्मक बताया। जब बिहार सरकार कहती है कि बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, वहीं पर अब बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा से ही बिहार पर रहा है, या इस बार भी मोदी सरकार ने बिहार पर अपनी मेहरबानी दिखाई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा कि दुनिया भर में भारत की छवि बदली है, अब इस बात की झलक बजट में देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि बजट 2023 तक ऐतिहासिक बजट है। इस बार मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ये बजट सभी वर्गों और फिर समाज के हित को देखते हुए हैं। इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार में किसानों के लिए करोड़ों रुपए का कृषि ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे 80 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के दलित पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें बिहार में इस समाज से आने वाले लोगों के लिए अलग से 6000 करोड़ रुपए की बजट राशि दी गई है। बिहार को इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में जो बजट की राशि आवंटित की जाती है, बिहार सरकार उसे पूरा खर्च नहीं कर पाती है। इसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में हर घर नल जल योजना में काफी समय से रुका हुआ था। इस योजना में 12,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है, उसका खर्च नहीं हो पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को समाधान यात्रा के दौरान कटिहार जिले में विकास योजनाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं के आगे बढ़ने से नई पीढ़ी का काफी उत्थान होगा। जहां सीएम नीतीश कुमार ने अमेरिका जैसे देश में जीविका दीदियों की चर्चा के सवाल पर कहा कि ये दीदियां कई जगह पर ट्रेनिंग देने जाती है, ये लोग काफी अच्छा काम कर रही है। हम जहां भी जाते हैं जीविका दीदियों से बातचीत करते हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं और समझते हैं। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां हो गई है। अब जीविका दीदियों का काफी विकास हो रहा है, महिलाएं अब काम करने लगी है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार की योजनाओं से किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। यहाँ के किसान काफी अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों द्वारा
तैयार उत्पाद को देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हम लोगों ने गंगा नदी के दोनों तरफ जैविक खेती की शुरुआत कराई थी। उन्होंने कहा है कि नालंदा में पहले से जैविक खेती हो रही थी। इसके अलावा हम लोगों ने 12-13 जगहों पर इसे शुरू कराया है। अब काफ़ी अच्छी जैविक खेती हो रही है। कोरोना का दौर शुरू होने से पहले तक हम लोग हमेशा जाकर के देखते रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कटिहार हम हमेशा आते हैं। जब कोरोना के समय भी अगर बाढ़ की स्थिति आती थी तो हम क्षेत्र में जाकर के या फिर एरियल सर्वे के माध्यम से देखते थे। इस बार की यात्रा का मकसद ये है कि जो काम सरकार की तरफ से कराया जा रहा है उसे देखना है कि कितनी प्रगति हुई है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे पूरा करना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मार्च में होने वाली G20 की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जहां ऐसी संभावना जताई गई है कि G20 की बैठक अब मार्च के बजाय जून महीने में हो सकती है। जहां फिलहाल 6 और 7 मार्च को प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर दिया गया है। G20 कार्यक्रम के लिए पहले चरण के जारी कैलेंडर में बिहार का नाम शामिल नहीं है। पटना के DDC नयन सुल्तानिया ने बताया है कि देश में 55 शहरों में G20 का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बिहार में G20 का कार्यक्रम मार्च में कार्यक्रम होना था, लेकिन अप्रैल तक जारी कैलेंडर में बिहार का नाम शामिल नहीं होने के कारण अब मार्च में कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसे में दूसरे शेड्यूल के आने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरा शेड्यूल आने के बाद अब उनके अनुसार ही तैयार की जाएगी। आपको बता दूं कि लगभग 250 विदेशी मेहमान G20 की बैठक में बिहार आने वाले हैं। 6 और 7 मार्च को तिथि इसके लिए प्रस्तावित थी। बिहार की राजधानी पटना के अलावा राजगीर, नालंदा और फिर गया में विदेशी मेहमान का भ्रमण का कार्यक्रम था। दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक धूम्रपान के कारण फेफड़ों में कैंसर के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में सामने आया है कि वायु प्रदूषण के कारण धूम्रपान नहीं करने वाले भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जब रिसर्च के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 41% यानी कि हर दूसरा मरीज ऐसा है जो धूम्रपान नहीं करता है। यह दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 724 मरीजों पर हुए रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है। जहां इस अस्पताल में आए फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हर 10 मरीजों में 4 ऐसे मिले हैं जिन्होंने धूम्रपान नहीं किया था। रिसर्च के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले मरीजों की कैंसर का पता लगाने के समय औसत आयु धूम्रपान करने वाले मरीजों से कम थी। रिसर्च में दिल्ली के मरीजों की तुलना पश्चिमी देशों में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित मरीजों से भी की गई है। रिसर्च के मुताबिक धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के मामले अधिक होने की वजह वायु प्रदूषण और जीवन म्यूटेशन हो सकती है। अध्ययनकर्ता के मुताबिक वायु प्रदूषण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां उन्होंने रिसर्चों में पाया है कि 78% मरीज दिल्ली और आसपास के शहरी इलाकों से आए थे, जहां वायु की गुणवत्ता बेहद खराब होती है। दोस्तों बात करते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेगी। रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि 615 एकड़ में फैली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को की हेलीकॉप्टर संबंधित सभी जरूरतों का एक ही जगह समाधान उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जहां वे लगातार सीएम नीतीश कुमार और फिर जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। अब गोपालगंज में जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जहां नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 3 बार जनता को ठगा है। सबसे पहले 2015 में छोड़कर के भागे, फिर उसके बाद हमने 2019 में 2 सांसद वाली जेडीयू को 17 सीटें दिलवाई, भाजपा को बगैर लड़े ही 30 से घटा करके 17 कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उस वक्त जेडीयू में हम दूसरे स्थान पर थे पार्टी में, जब पार्टी में ये निर्धारित हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम भाजपा से अलग हो जाएंगे, मगर जब मोदी जी जीत करके आ गए तो फिर नीतीश कुमार हमें ही समझाने लगे कि अभी लग रहा है कि मोदी जी का हवा है, अभी रुकिए थोड़े दिन और फिर रुक जाते हैं भाजपा में। ये दूसरा धोखा था। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तीसरा धोखा CA NRC को लेकर के दिया। जब पार्टी में फैसला हुआ है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन पार्टी के सांसदों ने संसद में जाकर के मोदी जी के पक्ष में यानी कि CA NRC के पक्ष में जाकर के वोट डाल दिया। जनता से पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब आप लोग ही बताएं कि नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक का डिप्टी कलेक्टर को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।
मुख्यमंत्री जांच की बात कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री इसे ना बर्दाश्त करने लायक बता रहे हैं। विवाद चल ही रहा था कि के पाठक का एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें वे अधिकारियों पर गाली और फिर अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं। के पाठक अधिकारियों पर भड़कते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सब निकम्मे हैं। के पाठक मां बहन की गाली देते हुए कहा कि इसके बिना किसी को अकल नहीं आती है। जब बिहार के अधिकारियों की मनमानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जब जिलों में तैनात कलेक्टर बिहार के मंत्री और फिर उनके विभागों के भेजे गए लेटर को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सामने आया है। जब विभाग की तरफ से बिहार के 32 जिलों को रिक्तियों की जानकारी देने के लिए एक नहीं बल्कि 11 बार पत्र भेजा गया, लेकिन किसी पत्र का जवाब आज तक नहीं आया। अंतिम लेटर 3 फरवरी को भेजा गया। यह सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार को छोड़कर के बिहार के अन्य सभी 32 जिला अधिकारियों को बीते साल 24 मार्च को रिक्तियों की जानकारी देने के लिए पत्र भेजा गया, जो कि मूल पत्र था। जिसके बाद 10 और लेटर याद दिलाने के लिए यानी कि रिमाइंडर के तौर पर 32 जिला अधिकारियों को भेजे गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। सहयोगवश पत्र और अनुस्मारक पत्र भेजने वाले अधिकारी वही हैं, जय कंचन कपूर। पत्र की लिपि और भाव में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेटर में लिखा गया है कि जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित रिक्तियों का विवरण भेजें, बताएं कि कितने सेवक सेवानिवृत्त हुए हैं, किन्हीं अन्य कारणों से रिक्तियां हुई है। इन रिक्तियों के बारे में एक पखवाड़े के अंदर विभाग को जानकारी दें, लेकिन एक के बदले 23 पखवाड़े गुजर गए, यह आज तक उसकी जानकारी नहीं भी भेजी गई है। ये तो था मंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि आखिर आम जनता जब इन अधिकारियों के पास जाता होगा किसी काम के लिए, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, जहाँ उनकी बातें कितनी सुनी जाती होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन के मोड में है। जब बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और फिर नितेश पांडे ने बताया है कि लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। कई बार हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं कर सकी है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा विभाग ने पिछले साल के जुलाई के अंत तक 7वें चरण की अधिसूचना जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। जब पूरे बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर के 10 फरवरी से 3 दिवसीय आंदोलन गर्दनीबाग धरना स्थल पर किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर के दिया गया विवादित बयान राजद के लिए गले की फांस बन गया है। राजद के नेता इससे पीछा छुड़ाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कोई न कोई बयान ऐसा दिए जाते हैं जिसकी वजह से बात एक बार फिर से उलझ जाती है। राजद की तरफ से 90% और 10% वाले बयान की वजह से खूब बवाल हो रहा है। ऐसे में भाजपा नेता और फिर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर के तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और फिर उनके पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि राम इस देश के संविधान में है। ऐसे में राम पर सवाल उठाने वाले पापी हैं। वे सभी जो राम पर सवाल उठा रहे हैं, राक्षस रूपी मनुष्य धरती पर आए हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे राजनीति में अभी बउआ है। जब उन्होंने पूछा है कि प्रदेश की सियासत में उनकी क्या भूमिका है, या इसके साथ ही वे ये भी कहा कि 1.5 साल की उम्र में ही तेजस्वी यादव करोड़पति थे। जब उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव की वोट की वजह से वो जीत गए। 4 विभाग के मंत्री हैं। जब बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। गोपालगंज में अंकित की हत्या हुई, जो सांप्रदायिक हत्या है। 8 दिन बीत गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी उन अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेता तथा जमुई के सांसद चिराग पासवान शनिवार को रोहतास जिला के शिव सागर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद दारोगा विजेंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शराबबंदी नीति पर हमला किया है तथा कहा कि नीतीश कुमार सदन में कहते हैं कि जो शराब पिएगा वह मरेगा, लेकिन जो शराब पिलाएगा वे क्या मौज करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में आज जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वहीं शराब पिलाने वाले मौज कर रहे हैं। उन्होंने समाधान यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास लाठी के अलावा कोई समाधान नहीं है। आज समस्या का समाधान के लिए जब भी कोई सड़क पर उतरता है तो फिर सीएम नीतीश कुमार उसका समाधान लाठी से खोजते हैं। शिक्षक से लेकर के छात्रों तक की सड़क पर पिटाई होती है तो फिर नीतीश कुमार समाधान करने निकले हैं।
उन्होंने लोगों से अपील किया है कि जो उनके सुख दुख के साथ रहे, उनके साथ जनता को रहना चाहिए। जब सरकार की लाठी का जवाब वोट की चोट से देने की जरूरत है। सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि जब नीतीश कुमार आजकल घूम घूम करके समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी उन तक समस्याओं को पहुंचने नहीं देते हैं। यही कारण है कि वे लोगों से कम मिल रहे हैं और अधिकारियों से ही मिलकर के अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं, जबकि उनके इस तरह की किसी यात्रा का कोई भी मायने नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदला है। जी हाँ, कोरोना लोगों के रहन सहन का ढंग तो बदला ही है, खेती बाड़ी के तौर तरीके में भी बहुत कुछ बदलाव आया है। इस बीच एक नया ट्रेंड राजधानी के लोगों में देखने को मिला है, छत पर बागवानी का। राजधानी पटना के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हालांकि ऐसी बागवानी पहले भी होती थी, लेकिन कोरोना ने इससे तेजी ला दी है। लोग घरों में बंद रहे तो फिर उन्हें घर की छत पर ही कुछ उगाने का जज्बा आया और फिर नतीजा दिखा कि छत पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग का। अभी लोग सिर्फ फूलदार पौधे लगा करके अपने घर की छत को सजाते थे, लेकिन अब फल और सब्जियां भी गमले में उगा करके रसोई की ज़रूरतों को पूरी तरीके से पूरी की जा रही है। कुछ लोग तो इसे पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती कह रहे हैं। ऐसे लोग केमिकल खाद ना डाल करके कंपोस्ट और गोबर से उपज रहे हैं और फिर छोटा परिवार तो हर दिन की सब्जी या फिर फल की खपत इन्हीं छतों से पूरी हो रही है। पटना के कंगरबाग के रहने वाले ब्रजेश तिवारी पिछले 20 सालों से टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। वे बताते हैं कि बचपन से ही मुझे गार्डनिंग का शौक है। बाजार की सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है, जो खाने में टेस्टी नहीं होती या उल्टे हुए बीमार बना देती है। ऐसे में घर की नेचुरल तरीके से उगी सब्जियां पौष्टिक से भरपूर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। अपने गार्डन में खाद के तौर पर गोबर और घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलके से मैं खुद कंपोस्ट खाद तैयार करता हूँ और उसी का यूज़ करता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और फिर राजद के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है, लेकिन जब बात बिहार से बाहर चुनाव लड़ने की होती है तो फिर कसमकस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बीच अब इन दोनों पार्टियों ने नागालैंड विधानसभा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और इसको लेकर के जदयू नया फैसला लिया है कि वो यहाँ अकेले चुनाव लड़ेगा। दरअसल नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों पर आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है। इस चुनाव में जेडीयू भी मैदान में उतर रही है और इसके साथ राजद ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज थी कि क्या नागालैंड में भी या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अब इन्हीं सवालों का जवाब जेडीयू की तरफ से आधिकारिक के रूप में दिया गया है। जदयू ने तय कर लिया है कि नागालैंड में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। यहां पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का फैसला जेडीयू के नेताओं के परामर्श पर पार्टी ने लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो सरकार के दावे की पोल खोलने के लिए काफ़ी होते हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भाशय का ऑपरेशन करने के दौरान महिला की दोनों किडनी निकाल ली। परिवार वालों को इस बात की जानकारी तब मिली जब महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पीड़ित महिला को SKMCH में भर्ती कराया गया। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा के बाजी गांव निवासी सुनीता बरियारपुर के शुभकांत क्लिनिक में पेट दर्द की शिकायत लेकर के पहुंची थी। डॉक्टर ने सुनीता को बताया है कि उसका यूट्रस खराब हो गया है और उसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। डॉक्टर की सलाह पर परिवार वालों ने उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। जहाँ पिछले साल 3 सितंबर को ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार वाले उसे पटना के PMCH ले गया। वहां जांच के दौरान पता चला है कि उसकी दोनों किडनियां नहीं हैं। PMCH के डॉक्टरों ने जब इलाज कराने से इनकार कर दिया तो फिर परिजन सुनीता को वापस लेकर के मुजफ्फरपुर लौट आए। दोस्तों, बात करते हैं कि शादी ब्याह और फिर खुशी के मौके पर बिहार के कई जिलों में डांसरों को बुलाने आम बात है, लेकिन कई बार रंगीन मिजाज के लोग इसे अश्लीलता में बदल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि शमशान में अश्लील डांसरों का आयोजन किया गया हो? जी हाँ, नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ है बिहार में। जी हाँ, बिहार के बेतिया जिले में शमशान के उद्घाटन समारोह के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ प्रखंड प्रमुख ने बार बालाओं के साथ
ठुमके लगाते हुए भी। दरअसल मामला पश्चिमी चंपारण के चनपटिया की है। जब पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड की गीधा पंचायत के एक शमशान से अश्लील गानों पर नरकती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां शवदाह के उद्घाटन के अवसर पर यानी कि शमशान घाट के उद्घाटन के अवसर पर यहां डांसरों को नचवाया गया। इतना ही नहीं, लोगों ने डांस कर रही लड़की पर रुपए भी लुटाए। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे से यात्रा करने जा रहे हैं तो फिर एक बार उन ट्रेनों की लिस्ट पर जरूर नज़र डाल लें जिन्हें रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। दरअसल कई बार तकनीकी खामियों और फिर यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई ट्रेनों को रद्द कर देता है और कई को डाइवर्ट कर देता है। आज भी रेलवे ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। उसके मुताबिक 395 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों के बारे में रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrailway.rail.gov.in पर जाकर के जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म और फिर वर्ण व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोग अपने वर्ण को श्रेष्ठ और फिर दूसरे को निम्न समझते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि हिंदू धर्म से अधिक सम्मान देने वाला कोई धर्म नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जो बयान वर्णों को लेकर के दे रहे हैं कहीं से भी सही नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा कह करके तेजस्वी यादव राम और कृष्ण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कैमूर आए हुए थे, जहां उसी समय उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर को सुना जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां उनके अनुसार इस तरह की धर्म को लेकर के बयानबाजी सही नहीं, कहीं से भी उचित नहीं है। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। तेजस्वी यादव का बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैमूर पहुंचे दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी बाबू की परिभाषा कहीं से भी सही नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा है, कहें तो सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। जब सबसे उदार कोई धर्म है तो वह हिंदुत्व है। तेजस्वी बाबू को अपने धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से राम और कृष्ण पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बार फिर से सियासी पारा उछाल मार रहा है। जहां बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवहर में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी के लिए 4 जगह बनता है। जहां इस पर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने सहमति भी दिया है। जहां कांग्रेस कोटे से और मंत्री बनाए जाएंगे। अब जिसको जो लगे हुए बोल सकता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल डिप्टी सीएम के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए जाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार करना सीएम का विशेष अधिकार है। इस मुद्दे को लेकर के वे खुद सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी की सभा में कह चुके हैं कि कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है वो मैं नहीं जानता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब पटनावासी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से केवल 25 रुपये में एयरपोर्ट और फिर यम्स जा सकते हैं। जहां गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेगी। जब शनिवार को चारों जगह से बसों का ट्रायल भी पूरा किया गया है। जब पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब 25 रुपये में एयरपोर्ट और एम्स पहुंच सकता है। जब गांधी मैदान और फिर दानापुर स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेगी। पहले चरण में 15 नगर सेवा की बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलेगी। पथ परिवहन निगम ने ट्रायल की सफलता का दावा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अब फिर से एक बार विवाद में आ गए हैं। जहाँ इस बार उनके उस बयान को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने कहा कि क्षमा करिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का फिर एक बार बड़ा बयान सामने आया है। उसमें वो कह रहे हैं कि गरीब हमेशा ताली बजाने के काम आता है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। बागेश्वर धाम ने हालांकि ये स्पष्ट भी किया है कि पंडाल लगते रहे, 4-5 लाख लोगों को भला हो, इसलिए वे ऐसा करते हैं। लेकिन संत समाज की ओर से उनके इस बयान पर आपत्ति आई है। अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश प्रवक्ता उदासीन अखाड़ा के महंत अनिलानंद महाराज ने कहा है कि संत के मुख से भेद की वाणी तो निकलनी ही नहीं चाहिए।
जीवों के बीच फर्क का व्यवहार तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा है कि अगर बागेश्वर धाम ने ऐसा कहा तो फिर उन्होंने हिंदू समाज को बांटने का काम किया है। जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वे कहते हैं कि हम बहुत उल्टे पुल्टे आदमी हैं। वे कहते हैं कि हमारे मंच पर वही आते हैं जो नेता हो, अभिनेता हो या फिर रुपये पैसे वाले हो, उन्हें मंच पर बुलाना पड़ता है। उन्होंने इसी बयान में ये भी कहा है कि गरीब आदमी का इस्तेमाल केवल ताली बजवाने के लिए होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर इसका स्पष्टीकरण भी किया है और कहा है कि हम सोचते हैं कि अगर इन अमीर लोगों को नहीं बुलाएंगे तो फिर ये पंडाल कौन सजाएगा। अगर उनको बुलाने से 4-5 हज़ार लोगों को बालाजी की कथा का लाभ मिल जाता है तो फिर 10 मिनट देने में घाटा कहाँ है। दोस्तों, बात करते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव के बीते दिनों दिए गए एक बयान ने फिर से राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिम पूरी दुनिया में इस्लाम में तब्दील करना चाहते हैं। ईसाई कहते हैं कि वे पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करना चाहते हैं। नमाज पढ़ो और जो भी मन में आए पाप करो, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दिया है। बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को न तो इस्लाम का पता है और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है ये मुसलमानों और फिर इस्लाम की तौहीन है। नमाज में इबादत की जाती है, इस्लाम के फंडामेंट में नमाज भी है, जब उसमें हज भी है और उसमें ज़कात भी है, लेकिन इस्लाम में तर्ज अमल है। जहाँ इस्लाम इंसानियत को इंसानियत सिखाता है, जो तमाम चीज़ें बुराइयों से दूर रहे। जहाँ सपा सांसद ने कहा है कि बाबा रामदेव को पता नहीं है, बाबा रामदेव तो दवाइयाँ बनाते हैं, बेहतर है कि वे गाय गोबर और पेशाब ही बेचते रहें तो फिर अच्छा होगा। जहाँ इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा है कि मुसलमानों से उनके धर्म के बारे में पूछो तो वे कहते हैं कि दिन में 5 समय नमाज पढ़ो, फिर चाहे जो करो। हिंदुओं की छोरियाँ को उठाओ, जो भी पाप करना है करो। इस्लाम का मतलब नमाज मानते हैं। ये कहना है बाबा रामदेव का, जिसको लेकर के अभी इस बयान को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा रामदेव की इस बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है, जहाँ लोग इनके बयान का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि आखिर ये बाबा ऐसा बयान दिया तो दिया क्यों, इनको क्या जरूरत पड़ी ऐसे फालतू बयान देने की, जबकि ये हकीकत है ही नहीं। इस्लाम ऐसा कहता नहीं है कि नमाज पढ़ो और जो करना है करो। हिंदुओं की माँ बहन की बेटियों, हिंदुओं की बेटियों को उठाओ और जो भी करना है करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा रामदेव ये सारी गलत बातें बता रहे हैं जो कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जब बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर के बिहार में भी हंगामा मचा हुआ है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है, कोर्ट में जाकर के FIR दर्ज कराई है, जहाँ उम्मीद है कि जल्द ही बाबा रामदेव कोर्ट में हाजिर होंगे और अपने बयान को वापस लेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।